अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है। 4.1 पहला हमारा सवाल है। 4.1 पहला हमारा सवाल है, सेवेंथ टर्म, सातवीं टर्म चाहिए ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और प्रोग्रेशन क्या है, 8 5 2 -1 -4। तो इस प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म है ना, जो पहली टर्म है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, जो पहली टर्म है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो 8 है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आता है। सेकेंड टर्म 5 है और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 8 है। तो 5 - 8 जो है उससे आ जाता है -3। ठीक है, सेवेंथ टर्म ढूंढनी है। सेवेंथ टर्म ढूंढनी है तो सेवेंथ टर्म कैसे ढूंढेंगे, टर्म वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। टर्म वैल्यू 7, सातवीं टर्म की वैल्यू कैसे आएगी, a यानी कि 8 प्लस n-1 यानी कि 7 - 1 विच इज 6 इंटू डी यानी कि 3। तो ये बन जाएगा 8 + 6 इंटू 3 इज 18। और ये बन जाएगा, एक मिनट कुछ गलती कर रहे हैं, हाँ ये -3 है। तो 8 -18 बनेगा, और 8 - 18 जो है वो -10 बनता है। तो आंसर मेरा डी होगा। 4.2 देखते हैं, a-b a+b आर एन डैश प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आएगा कॉमन डिफरेंस, और ये बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। तो देख लेते हैं कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सेकेंड टर्म यानी कि ए माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि ए माइनस बी, थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस बी माइनस सेकेंड टर्म यानी कि ए। तो ए माइनस ए इस ख़त्म हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस बी यहाँ पे रह जाता है, और यहाँ पर भी बी रह जाता है। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म में से थर्ड माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड माइनस सेकंड टर्म का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज का सम ढूंढना है। 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n इज। अच्छा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नज़र आ रही है इसलिए क्योंकि ये हमारे पास ए है, फिर जो कॉमन डिफरेंस है 1 का है 2 पर आए, फिर कॉमन डिफरेंस 1 का है 2 पर आए, 3 पर आए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला था n/2 और ब्रैकेट में हम लिखते थे a प्लस एल। n/2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर 1 पहली टर्म है, 2 दूसरी टर्म है, 3 तीसरी टर्म है, 4 चौथी टर्म होगी, 5 पांचवी टर्म होगी, तो n nth टर्म होगी, यानी कि n तो n ही रहेगा, है ना। क्या है n, कौन सा नंबर है, 50 है, 40 है, 35 है, ये नहीं पता, n है। और वही टर्म का नंबर भी होगा अपॉन 2। a यानी कि पहली टर्म 1 है, l यानी कि लास्ट टर्म n है। तो ये n/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस n आएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 मल्टीप्लाइड बाई n अपॉन 2। एक ही बात है, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है सी। ठीक है। 4.4, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 100 इज इक्वल्स टू। नज़र आ रहा है मुझे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी जो पहली टर्म है वो 2 है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो भी 2 है, क्योंकि 2 4 6 हर टर्म में 2 का डिफरेंस है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स सर कितनी है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना 100 तक जा रही है कहानी, और 2 है, फिर 4 6 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16, यानी कि 100 तक कहानी जा रही है, और हर दो दो के गैप से, एक एक के गैप से, यानी कि 50 टर्म्स होंगी। और ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। हम जो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, सम इज इक्वल्स टू n अपॉन टू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू, और ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस एल, a यानी कि 2 और l यानी कि 100। तो 50/2 25 होता है, ब्रैकेट में 102 है, 102 इंटू 25 जो है, 102 इंटू 25 जो है वो 2550 है। अच्छा जी, 4.5 पर चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी की कौन सी टर्म ये वाली टर्म है? अच्छा, है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये हो गई कि पहली टर्म क्या है। अगर मैं इसकी पहली टर्म की बात करूं तो इसकी जो पहली टर्म है, जो ए है इसका, वो 3 डिवाइडेड बाई रूट 7 होगा, ए यानी कि पहली टर्म। अच्छा सर, डी क्या होगा? डी होता है सेकेंड टर्म यानी कि 4/7 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3/7 अंडर रूट ऑफ 7 यानी कि 1/√7। और उसने ये बोला है विच टर्म, यानी कि टर्म का नंबर पूछ रहा है, यानी कि एन पूछ रहा है, एपी की कौन सी टर्म ये वाली टर्म होगी, ये वैल्यू कौन सी टर्म की होगी। तो हमारा जो टर्म वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए मालूम है 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 7, हमें एन मालूम करना है। आखिर पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है, पांचवी चीज़ है, कौन सी टर्म है ये मालूम करना है। और डी जो है वो 1/7 है। और इस टर्म की जो वैल्यू है वो 17/√7 है। सबसे पहले तो दोनों साइड्स को √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 रह जाता है। इसके बाद 3 लेफ्ट साइड पर आएगा तो 14 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और n जो है ना वो आ जाएगा 15। तो आंसर होगा ए, यानी कि 15वीं टर्म होगी ये, 15th टर्म होगी ये। ठीक है ना, 15th टर्म होगी। 4.6, द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x प्लस 4 कॉमा 6x माइनस 2 कॉमा 2x प्लस 7 विल फॉर्म एन ए पी एस। x की क्या वैल्यू होगी अगर ये तीनों ए पी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट टर्म ये अगर है, सेकेंड टर्म ये अगर है, और थर्ड टर्म ये है अगर, तो हमें मालूम है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म यानी कि 6x माइनस 2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 8x प्लस 4, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म यानी कि 2x प्लस 7 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 6x माइनस 2। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पर देखते हैं, 6x में से 8x माइनस होगा तो माइनस 2x बचेगा, फिर -2 -4 इज -6। अच्छा, 2x माइनस 6x जो है वो -4x, और 7 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 9। अब -4x लेफ्ट साइड पर आएगा तो 2x, और राइट साइड पर ये बन जाएगा 15, -6 राइट साइड पर आएगा तो 15। तो x जो है ना वो होगा 15/2, यानी कि हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, फिर 4.7 में है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज -8 -6 -4 इज 52। द नंबर ऑफ टर्म्स इज द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, सम दिया हुआ है, ए यानी कि पहली टर्म -8 है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है। जो सम है वो
52 है। सम का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सम का फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला ये भी है n/2, और ब्रैकेट में आता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो 52 इज इक्वल्स टू 52 इज इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू -8 प्लस n-1 इंटू डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि 2। अच्छा जी, अब ये बन जाएगा आपके पास 52 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 104 इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में मेरे पास -16 प्लस 2n-2। अच्छा जी, फिर ये बन जाएगा 104 इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 2n-18। अच्छा, फिर ये बन जाएगा 104 इज इक्वल्स टू 2n² -18n। अच्छा जी, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2n² -18n -104 इज इक्वल्स टू 0। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो n² -9n -52 इज इक्वल्स टू 0। फिर आप अपने पास जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो लगा सकते हो, यानी कि n इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -9 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। तो ये बन जाएगा 9 प्लस माइनस, ब्रैकेट को रूट को अगर सॉल्व करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 इंटू 52 यानी कि 289, और रूट ऑफ 289 इज 17 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दो चीज़ें होंगी, या तो 9 -17 अपॉन 2, और 9 -17 जो है वो -8 अपॉन 2 इज़ -4, और दूसरा होगा 9 प्लस 17 अपॉन 2 यानी कि 26 अपॉन 2 यानी कि 13, और नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 13 मेरा आंसर होगा, 13। ठीक है, इसके बाद 4.8 पर आते हैं। 4.8, द सेवेंथ टर्म, सातवीं टर्म ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 इज। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी से सवालात करवाऊँ। ठीक है ना, कंफर्मेशन एक बार दे दो कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। कोई इशू तो नहीं है अभी तक। अच्छा, मुझे सातवीं टर्म बतानी है। पहली टर्म जो है वो 6 है, और यहाँ पर चीज़ें डबल हो रही हैं, 6 से 12 बनी, 12 से 24 बनी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो है ना वो कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन रेशो है, और जो कॉमन रेशो है वो 2 का रेशो है, कॉमन रेशो जो है वो 2 का रेशो है। और सातवीं टर्म मुझे ढूंढनी है, सातवीं टर्म मुझे ढूंढनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है AR⁻n-1। तो टर्म वैल्यू नंबर 7 ढूंढनी है हमें, वो बराबर होगी A यानी कि 6, ब्रैकेट में आएगा R यानी कि 2, और पावर आएगी मेरी 7-1। 7-1 6 होता है, 2 की पावर, 2 की पावर जो 6 है वो 64 है, 64 इंटू 6 इज 384, 384। ठीक है ना, 384। 4.9, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की लास्ट टर्म क्या होगी, 231 टर्म्स। अच्छा, अब अगेन देखो यहाँ पर a यानी कि पहली टर्म जो दी हुई है वो x² दी हुई है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर कोई प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी ना
तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से कॉमन रेशियो आएगा और ये बराबर होगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म के। और यहाँ पर ऐसा ही है, अगर सेकेंड टर्म यानी कि x को मैं डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर से तो मेरा आंसर जो है वो 1/x आता है। इसी तरह से अगर मैं थर्ड टर्म यानी कि 1 को डिवाइड करता हूँ सेकेंड टर्म यानी कि x से तो भी मेरा आंसर 1/x आता है, विच मीन्स कि ये जो हमारे पास सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या बोलते हैं, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज की लास्ट टर्म 231 टर्म्स इज, यानी कि 31वीं टर्म बतानी है। 31वीं टर्म बतानी है, टर्म वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। टर्म वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म वैल्यू इज इक्वल्स टू ए यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर यानी कि 1/x पावर n-1 यानी कि 31-1। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 31-1 इज 30, ये 1/x की पावर 30 आएगा और ये हमारे पास 1/20 x की पावर 28 हो जाएगा, यानी कि सी मेरा सही आंसर होगा। फिर 4.10 करते हैं, इफ़ द टर्म्स बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। अगर ये टर्म्स जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एक्स की क्या वैल्यू है। अगर ये टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सेकेंड टर्म यानी कि एक्स प्लस 10 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 2x इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म यानी कि 3x प्लस 2 माइनस सेकेंड टर्म यानी कि x प्लस 10। तो लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो x माइनस 2x इज माइनस एक्स प्लस 10 और राइट साइड पर अगर देखते हैं तो 3x माइनस एक्स इज 2x और 2 माइनस 10 इज -8। अच्छा जी, फिर 2x लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये -3x बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका -18, x जो होगा वो बन जाएगा 6। तो 4.10 का आंसर होगा सी। 4.11 पर चलते हैं, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 इज। कहता है कि सारे जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना, ऑड नंबर्स उनका सम बताओ और वो ऑड नंबर्स जो हैं वो 200 और 300 के बीच में। यानी कि आपके पास जो ऑड नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 201, फिर 203, फिर 205, फिर 207, कहाँ तक, 299 तक। इनका आपको सम बताना है। अच्छा, अब है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है ना। 201 और 203 के बीच में 2 का डिफरेंस, 203 और 205 के बीच में 2 का डिफरेंस। ए जो है वो 201 होगा और डी जो है ना वो होगा 2। अच्छा, पहले तो ये भी देख लेते हैं कि अब ये टर्म्स कितनी हैं, क्योंकि जब हम सम के फॉर्मूले की बात करते हैं तो सम के जितने भी फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में हमें टर्म वैल्यू की ज़रूरत है। अच्छा, लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमारी 299 है। सम के 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला सम का है, सम इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l। इससे सवाल अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास a है, मेरे पास l है, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n नहीं है। सम का दूसरा जो फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे अगर सॉल्व करूंगा, d है मेरे पास, a है मेरे पास, अगेन n नहीं है, तो n कैसे ढूंढेंगे। n ढूंढना जो है वो थोड़ा सा ज़रा देख लो। हम n ढूंढने के लिए जो है ना वो टर्म वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 डी। हम लिखते हैं कि यार पहली टर्म जो है ना वो 201 है, पहली टर्म जो है वो 201 है, पहली टर्म जो है वो 201 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है। पहली टर्म जो है वो 201 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है, डी जो है वो 2 है, ए जो है वो 201 है और एक टर्म वैल्यू है 299।
और हम n ढूंढ लेते हैं। अब जब हम n ढूंढेंगे तो वो ये बता देगा कि अगर पहली टर्म 201 हो, अगर कॉमन डिफरेंस 2 हो, तो 299 जो है ना वो कौन सी टर्म होगी, पहली होगी, दूसरी होगी, या तीसरी होगी, या चौथी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम 299 की जगह 203 लिखते तो n कैलकुलेट करते ना 2 आता। 2 का क्या मतलब होता है, ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, दो टर्म्स है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर टर्म वैल्यू की जगह हम 205 लिखते तो n जो है ना वो 3 आता। 3 क्या बता रहा होता, वो ये बता रहा होता कि 205 तीसरी टर्म है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 299 लिखता हूँ तो वो ये बता देगा कि 299 कौन सी टर्म है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, और 201 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 299 में से माइनस होगा, यानी कि 98 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू टू। टू लेफ्ट साइड पर जाएगा, डिवाइड होगा, 98 डिवाइडेड बाई टू इज 49, और n माइनस वन का माइनस वन लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि n जो है वो 50 बनेगा। n जो है वो 50 बनेगा। अब n 50 बन गया तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 50/2 और ब्रैकेट में आएगा a यानी कि 201 प्लस l यानी कि 299। दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं एक से कर लेता हूँ। 201 को 299 ऐड करते हैं तो 500, और बाहर जो है वो 50/2 इज़ 25। तो 500 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा, 500 मल्टीप्लाइड बाई 25, 12,500। 12,000 और 500 मेरा आंसर होगा, यानी कि मेरा आंसर है सी। 4.12 द सम ऑफ द सीरीज 1, 3/5, 9/25, 27/125 टू इन्फिनिटी इज। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए क्या होती है, ए होती है पहली टर्म। पहली टर्म कितनी है, 3/5। ए क्या होती है, पहली टर्म। पहली टर्म कितनी है, 3/5। आर कैसे आता है, सेकेंड टर्म, यानी कि 3/5 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 1। तो 3/5 माइनस 1 से जो है वो हमारा, सॉरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो ये 3/5 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/5। ठीक है ना। अब इसको ज़रा सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे अगर, तो आपने 1 में से 3/5 को माइनस किया और 3/5 को आपने आंसर से डिवाइड किया, 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई, तो अरे यार 1 माइनस 3/5 जो है वो हो जाता है 0.4, और 0.6 डिवाइडेड बाई 0.4 इज 1.5 आंसर आ रहा है। 1.5 आंसर आ रहा है, यानी कि 3/2। 4.13 देखते हैं। सम ऑफ द सीरीज, और एक सीरीज दी हुई है टू इन्फिनिटी इज। इस सीरीज़ का जो है ना वो हमें सम ढूंढना है इन्फिनिटी तक। अगेन वही लॉजिक अप्लाई होगी, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होंगे कि हाँ, आपके पास जो ए है वो 6 होगा, जो आर है वो होगा सेकेंड टर्म यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 6। 3/2 इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 6 यानी कि फर्स्ट टर्म, तो ये 0.25 आ जाएगा। सम जो है वो क्या होगा, ए यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर यानी कि 0.25। तो 6 डिवाइडेड बाई 0.75 जब हटा दिया तो 8 आ जाएगा। फिर 4.14 पर आते हैं। द सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज 1, 1/2, 1/4 डॉट 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 इज। अगेन सेम काम करना है। ए जो है वो आपका 1 होगा, आर जो है वो सेकेंड टर्म यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 1 यानी कि 1/2 होगा। सम ढूंढना है। सम क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है ना। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2 विच इज़ 2। तो सी आंसर होगा। 4.15 sum of infinity of the following geometric progression is a is first term, वो दी हुई है 1 डिवाइडेड बाई 1.1। r इज कॉमन रेशो जो आ सकता है 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.1। ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाई
1.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आ जाता है आपका 10/11। 10/11 अगेन सही है, 10/11 आता है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 10/11। अच्छा, अब ए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी कि 1/1.1 माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर जो है आपका 10 डिवाइडेड बाई 1.1 है, तो 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1.1, और ऊपर आता है 1 डिवाइडेड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई आंसर। कुछ गड़बड़ हो रही है। ए जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 है, बिल्कुल सही है। आर जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 10/11 है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, जो 10/11 है, जो 10/11 है, एक मिनट, वन माइनस 10/1.1, अच्छा 10/11 है, सॉरी, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, ये 10/11 है ना, 1.1 नहीं है, 11 है, ये भी 11 है। वापस से एक बार चेक कर लूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.1, बिल्कुल 10/11 है। तो ये बन गया 1 माइनस 10/10/11, नीचे 10 आएगा आंसर फाइनल, सी, यानी कि 4.15 का आंसर सी होगा। चेक कर लेना। अच्छा जी, 4.16, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 14। पहली टर्म जो है वो एपी की 14 है, ए हो गया 14। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स, और पहली 10 टर्म्स का सम आर इक्वल, बराबर है इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है कि लेट से अगर पहली 5 टर्म्स का सम 5 है, तो पहली 10 टर्म्स का सम जो है ना वो 5 नहीं होगा, -5 होगा। तो क्या 5 और -5 एक दूसरे के इक्वल होते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं इधर भी पीछे माइनस लगा दूं फिर इक्वल हो जाएंगे, हाँ, इसीलिए मैंने ये एडिशनल माइनस लगाया। या फॉर एग्जांपल पहली 5 टर्म्स का सम 6 है, तो वो बोलता है कि अगली 10 टर्म्स का टर्म जो होगा वो -6 होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, नंबर सेम होगा, बट ऑपोजिट साइड एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो इसीलिए पहली 5 टर्म्स का अगर सम 6 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। माइनस क्यों लगा रहे हो सर? ताकि ये और ये माइनस कैंसिल हो जाए, फिर जाकर ये दोनों इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, तो ये हमने कुछ बात लिख ली। फिर लिखता है द थर्ड टर्म ऑफ द एपीएस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तीसरी टर्म क्या होगी? तीसरी टर्म हमें ढूंढनी है, ठीक है ना। तो तीसरी टर्म अगर हमें ढूंढनी है, हमें पहली टर्म मालूम है 14, पहले तो हम लोग डी ढूंढ लेते हैं। कैसे? सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से n/2 इज, लेट से पहली 5 टर्म्स का सम 5/2, ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 14 प्लस n-1 यानी कि 5-1 इंटू डी, ये पहली 5 टर्म्स का सम है, इज इक्वल्स टू माइनस का साइन n/2 यानी कि 10/2 यानी कि पहली 10 टर्म्स का सम मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 2 इंटू ए यानी कि पहली टर्म यानी कि 14 प्लस n-1 यानी कि 10
1 अपॉन इंटू डी। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले तो डी ढूंढते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 इंटू 14 इज 28। ये बाहर आ रहा होगा 2.5, ब्रैकेट में आ रहा होगा 28 प्लस 4d, यहाँ पर होगा माइनस। अच्छा, ब्रैकेट में क्या आ रहा होगा, सबसे अंदर है 2 इंटू 14 यानी कि अगेन 28, बाहर है 5, और ब्रैकेट में है 28 माइनस 9d। अच्छा जी, फिर क्या हो गया, 2.5 इंटू 28 इज 70, 2.5 इंटू 4 10, 10d, और यहाँ पर माइनस का साइन, ब्रैकेट में होगा 5 इंटू 28 इज 140, और 5 इंटू 9 जो है वो माइनस 45d। ठीक है, तो माइनस 140 उल्टे हाथ पर आएगा तो 70 प्लस 140 यानी कि 210, और यहाँ पर होगा 45 माइनस 10 यानी कि 35d। तो d जो है वो हो जाएगा आपका 210 डिवाइडेड बाई 35 यानी कि 6। d मिल गया। अब तीसरी टर्म ढूंढनी थी ना, तो टर्म वैल्यू का फॉर्मूला, टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6। तो 3 माइनस 1 जो है वो 2 बनता है, 2 इंटू 6 जो है वो 12 बनता है, 12 प्लस 14 जो है वो 26 बनता है। कोई गलती कर रहे हैं क्या। डी जो है वो हमारा, डी जो आया है उसको ज़रा चेक करते हैं वापस से, एक मिनट। और 70 प्लस 10d, ये लेफ्ट हैंड साइड सही है, राइट हैंड साइड पर माइनस 140, और अच्छा ये एक मिनट, 9 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये सॉरी प्लस बनेगा, प्लस 45। तो यह हमारे पास माइनस 140 राइट साइड पर आएगा 210, और माइनस 45 है, माइनस 45, और ये माइनस 55d बन जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, तो d क्या होगा, 210 डिवाइडेड बाई 55, 42/11 होगा, माइनस 42/11। तो ये d चेंज हो जाएगा, -42/11। अच्छा, तो 3 माइनस 1 इज़ 2, 3 माइनस 1 इज़ 2, 2 इंटू 42/11 प्लस 14, ये आ रहा होगा आपका 70/11, 70/11 यानी कि 6 होल 4/11। अच्छा जी, अगला पार्ट करते हैं 4.17। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर -4 and 6 146, द सम ऑफ द टर्म इज 7176, द नंबर ऑफ टर्म्स। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7171 इज इक्वल्स टू n/2, n/2 n ढूंढना है, n/2 a यानी कि पहली टर्म विच इज़ -4, l यानी कि लास्ट टर्म विच इज़ 146। सही है ना। तो इसको ज़रा अगर सॉल्व करें, 146 माइनस 4 142 बनता है, 142 बनता है। 7171 इज इक्वल्स टू n/2, और ब्रैकेट में हमारे पास 142 बनता है। अच्छा, 7171 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 142, 101। n जो है ना वो 101 बनता है, n जो है वो 101 बनता है। 4.17 ए, 4.17 ए।
अच्छा जी, 4.17 हो गया। 4.18 देखते हैं। इफ़ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसास द नेक्स्ट डे, 4 पैसास द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग्स इन 2 वीक्स विल बी। अगर मैं आज 1 पैसा सेव करूं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, अब यूज़ नहीं होते, पहले पैसे यूज़ होते थे। अगर मैं आज 1 पैसा सेव करूं, अगले दिन 2, फिर 4, यानी कि कॉमन रेशो है 2 का, तो 2 हफ्तों में मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? अच्छा, 2 हफ्तों में 14 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 14 दिन में टोटल पैसे कितने हो जाएंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है, अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है वो यूज़ हो रहा है, तो वो होता है ए आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो सम इज़ ए यानी कि 1, अच्छा आर पावर एन, आर यानी कि कॉमन रेशो जो कि 2 है, पावर एन यानी कि 14 माइनस वन, डिवाइडेड बाई आर माइनस वन यानी कि 14 माइनस वन। तो 2 पावर 14 माइनस वन, 16383, 16383 हमारा आंसर आ रहा है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से मैं डिवाइड करूँगा रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, तो 163.83 यानी कि सी आंसर होगा। करीब करीब 83, 84 मोस्ट लाइकली यही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा जी, 4.19, a person is employed in a company at rupees 3000 per month and he will get an increase of rupees 100 per year। एक बंदे को एक महीने की तनख्वाह 3000 मिलती है और हर साल उसकी तनख्वाह जो है वो 100 रुपये से इंक्रीज़ होगी। द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव्स इन 25 ईयर, 25 सालों में इसको टोटल पैसे कितने मिलेंगे। एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर आर, और आखिरी महीने की जो मंथली सैलरी होगी वो कितनी होगी। अच्छा, इसके सम को ढूंढने के लिए एक काम करते हैं कि देखो ये 3000 एक महीने में मिलते हैं, और जो तनख्वाह बढ़ती है 100 रुपये से वो हर साल बढ़ती है। तो हम करते ही हैं कि एक साल की तनख्वाह देख लेते हैं। पहले साल की तनख्वाह होगी 36,000। कैसे होगी 36,000? पहले साल की तनख्वाह 36,000 इसलिए होगी क्योंकि एक महीने में 3000 मिलती है, तो 12 महीने की जो है वो 36,000 हो गई। अगले साल तनख्वाह क्या मिलेगी? अगले साल इसकी एक महीने की तनख्वाह 3000 और 100 रुपये होगी, और 12 महीने की तनख्वाह 37,200 हो जाएगी। उसके उसके अगले साल क्या मिलेगी? एक महीने की तनख्वाह 3200 रुपये हो जाएगी, और 12 महीने की तनख्वाह जो है वो 38,400 हो जाएगी। अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना ये है कि इसको 25 साल में टोटल तनख्वाह कितनी मिलेगी। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। पहले साल की तनख्वाह हो गई ए जो है वो आपका 36,000 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपका हो जाएगा 37,200 माइनस 36,000, दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस जो है वो बनता है 1200, क्योंकि हर साल आपकी तनख्वाह 1200 रुपये से इंक्रीज़ हो रही है। पहले साल पूरे साल की तनख्वाह 36,000 थी, दूसरे पूरे साल की तनख्वाह 37,200 है। और आपको ये मालूम करना है कि टोटल पूरे के पूरे जो 25 साल हैं उसमें तनख्वाह कितनी होगी। तो हमारा जो सम होगा वो होगा n/2 यानी कि 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ए जो है वो पहले साल पूरे साल की तनख्वाह यानी कि 36,000, 2a प्लस n-1 यानी कि 25 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1200, ठीक है ना। तो 36,000 इंटू 2 72,000 होता है, प्लस 24 इंटू 1200 10080 मल्टीप्लाइड बाई 25/2 126,000। इसके हिसाब से ए आंसर नहीं हो सकता, बी, सी और डी हो सकता है। इसके बाद इसने ये भी पूछा था कि आखिरी साल की माहाना तनख्वाह कितनी होगी। आखिरी साल की माहाना तनख्वाह कितनी होगी? देखो, जो पहला साल है, पहले साल की माहाना तनख्वाह होगी 3,000। जो दूसरा साल है, दूसरे साल की माहाना तनख्वाह होगी 3100।
जो तीसरा साल है, तीसरे साल की माहाना तनख्वाह होगी 3200। इसका मतलब ए हमारा 3000 है और डी जो है, यानी कि हर साल तनख्वाह 100 रुपये से बढ़ती है, तो डी जो है वो 100 है अगर माहाना बुनियाद पर बात करूँ। 25वें साल की माहाना तनख्वाह ढूंढनी है, यानी कि टर्म वैल्यू विच इज़ ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। तो 25 माइनस 1 क्या होता है, 24, 24 इंटू 100, 2400, 3000 और 2400, 5000 और 400 रुपये, 5000 और 400 रुपये। आखिरी साल के हर महीने की तनख्वाह 5000 और 400 रुपये होगी, लिहाजा मेरा आंसर जो है वो डी होगा। अच्छा जी, 4.20, a person borrows 8000 at 2.76% simple interest per annum. The principal and the interest are to be paid in 10 monthly installments. If each installment is double the preceding one, the value of the first and the last installments are. एक बंदे ने 8000 रुपये बोरो करे और 8000 रुपये जो इसने बोरो करे हैं वो 2.76% इंटरेस्ट पर बोरो करे हैं और एक साल के लिए करें, सॉरी 10 महीनों के लिए करें। ठीक है ना। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका पूरा जो इंटरेस्ट है वो कितना बनता है। 8000 रुपये बोरो करें, इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो 2.76% है और 10 महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए 10/12 से करो मल्टीप्लाई। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 2.76% मल्टीप्लाइड बाई 10/12, ये आ जाएगा आपका 184। इसका मतलब टोटल इसने 8000 भी पे करने हैं और इसने 184 भी पे करने हैं, यानी कि टोटल इसने 8184 रुपीज़ पे करने हैं। कितने महीनों में करने हैं, 10 महीनों में करने हैं। करने किस तरह से, करने इस तरह से है कि हर अगली किस्त जो है वो पिछली से डबल होगी, हर अगली किस्त जो है वो पिछली से डबल होगी, यानी कि आर कितना होगा, 2 होगा, कॉमन रेशो 2 होगा, हर अगली किस्त जो है वो पिछली किस्त से डबल होगी। ठीक है, तो आर जो होगा वो 2 होगा। अच्छा, सम हमें मालूम है, यानी कि 10 महीनों में टोटल 8184 पे करना है। तो अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि पहली किस्त कितनी होगी, तो सम का फॉर्मूला विच इज़ ए और ब्रैकेट में आता है r पावर n-1 अपॉन r-1, तो ये हो जाएगा आपका 8184 इज इक्वल्स टू ए, यानी कि पहली केस जो मालूम नहीं है, r पावर n यानी कि 2 पावर 10 किस्तों में पे करना है -1 अपॉन 2 - 1। ठीक है ना। तो 2 पावर 10 -1 जो है वो 1023 बनता है, 8184 डिवाइडेड बाई 1023। ए जो है, ए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ए जो है वो 8 आएगा, यानी कि जो पहली किस्त होगी वो 8 रुपये की होगी। तो उसने ये पूछा था कि पहली किस्त कितने की होगी, फिर उसने ये पूछा था कि आखिरी किस्त कितने रुपए की होगी। अब पहली किस्त 8 है, पहली किस्त 8 रुपये की, और हर किस्त जो है वो आर जो है वो 2 है, यानी कि डबल हो रही है। और आठवीं नहीं, सॉरी, आखिरी किस्त कितनी होगी, आखिरी किस्त कौन सी थी, 10वीं किस्त। तो टर्म वैल्यू का फॉर्मूला लगा लो, टर्म वैल्यू इज इक्वल्स टू ए आर पावर n-1, यानी कि टर्म वैल्यू हमारे पास जो है वो ढूंढनी है हमें। ए यानी कि पहली टर्म जो है वो 8 है, आर जो है वो 2 है, पावर 10-1, 2 की पावर 9 जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो आपके पास आखिरी वाली किस्त आ जाती है जो कि 4096 बनती है, यानी कि ए आंसर होगा। यहाँ तक जितने भी सवाल करे कोई मसला है तो काइंडली मुझे बताओ। यहाँ तक जितने भी हमने सवाल करे, किसी भी सवाल में कोई भी किसी किस्म का भी मसला है तो मुझे बता दो, अगर इशू नहीं है तो नो इशू लिख दो ताकि हम आगे बढ़ें। हमाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपकी आँख खुल गई। ठीक है ना। और यूसुफ जो है वो भी मेरी दुआ है कि आ जाए, और अगली क्लास में आप नहीं आए तो मेरी दिल से दुआ होगी कि आप ज़िंदगी भर ज़लील व ख्वार हो जाओ। अगली क्लास में टाइम पर आना। मैं आप लोगों के लिए पूरी स्टडी टेक्स्ट जो है वो रिवाइज़ करवा रहा हूँ, पूरी स्टडी टेक्स्ट के एक एक सवाल को करवा रहा हूँ। मुझे कंफर्म कर दो मैं आगे बढ़ूँ, मुझे कंफर्म कर दो मैं आगे बढ़ूँ।
4.21. 3 numbers are in AP and their sum is 21. 3 numbers अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उनका सम जो है वो 21 है. 3 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. ए लेट से पहला है, दूसरा जो है वो ए प्लस डी कह सकते हो, तीसरा जो है वो ए प्लस 2D कह सकते हो. ऐसा ही होता है ना. पहले अगर टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 2 है तो पहले 5 फिर 7 फिर 9, यानी कि 5 में 2 ऐड कर दो और फिर 5 में 2 बार 2 ऐड कर दो. तो पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2D, ऐसे ही एज्यूम कर लिया. इनका जो सम है वो 21 है. If 1, 5, 15 are added to them respectively, they form a geometric progression. अगर पहली टर्म में 1 ऐड कर दिया जाए, दूसरी में 5 ऐड कर दिया जाए और तीसरी में 15 ऐड कर दिया जाए तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है. यानी कि अभी तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ए प्लस डी और ए प्लस 2D, और हमें ये भी मालूम है कि इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, यानी कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो इनका जो सम है ना वो 21 बनता है. अच्छा, ए प्लस ए जो है वो 3A बना और डी प्लस 2D जो है वो 3D बना, और ये जो है वो 21 के बराबर है. तो ए प्लस डी जो है वो 7 के बराबर होगा, और ए हम कह सकते हैं कि 7 माइनस डी के बराबर है. ये एक चीज़ हो गई. दूसरी वो बोलता है कि इफ़ 1, 5 एंड 15 आर एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली दे फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अगर पहली टर्म में 1 ऐड करोगे तो ए में 1 ऐड करेंगे तो ए प्लस 1 बनेगा. दूसरी टर्म में 1 ऐड करेंगे यानी कि ए प्लस डी में 1 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो ए प्लस डी प्लस 5 बनेगा. तीसरी वाली जो टर्म है ए प्लस 2D, उसमें अगर 15 ऐड करेंगे तो ए प्लस 2D प्लस 15 बनेगा. वो कहता है ऐसा अगर करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी. तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी तो हमें ये भी पता है सेकेंड टर्म यानी कि ए प्लस डी प्लस 5 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म यानी कि ए प्लस 2D प्लस 15 डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म यानी कि ए प्लस डी प्लस 5. सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी होती थी. अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये भी पता है कि जो ए है ना उसकी जगह हम 7 माइनस डी लिख सकते हैं. तो एक ही जगह अगर हम 7 माइनस डी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस डी प्लस डी प्लस 5. नीचे हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस डी प्लस 1. यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस डी प्लस 2D प्लस 15, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस डी प्लस डी प्लस 5. अब माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, 7 और 5 जो है वो 12 बनेगा. नीचे हमारे पास 7 और 1 8 बनेगा, 8 माइनस डी हो जाएगा इज इक्वल्स टू राइट साइड पर हमारे पास 7 और 15 22 बन जाएगा, और माइनस डी और प्लस 2D जो है वो डी बन जाएगा. इसके बाद नीचे हमारे पास 12 बच जाएगा, माइनस डी प्लस डी ख़त्म हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 12 इज 12 इंटू 12 144 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास होगा 22 प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस डी. ठीक है. अच्छा जी, 22 इंटू 8 176 बनता है, यानी कि 144 इज इक्वल्स टू 176. फिर 22 माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 22D. फिर डी जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8D, और डी जो है वो माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी स्क्वायर. 144 माइनस 176 जो है वो माइनस 32 आता है.
अच्छा, राइट साइड पर हमारे पास जो है वो 8 माइनस 22 यानी कि माइनस 14 डी और माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, हमें इस सवाल में ढूंढना क्या था, हमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो ढूंढनी थी। बहरहाल चलो अब यहाँ से डी ढूंढेंगे। डी ढूंढने के लिए इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 14d माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला काफ़ी बार मैंने लगाना सिखाया, मिड टर्म ब्रेक करना काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया। तो आप लोग मिड टर्म को ब्रेक करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, दोनों में से किसी भी एक तरह से अगर सॉल्व करोगे ना, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। डी की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 2 आएगी और दूसरी डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -16, ठीक है ना। फिर ए कैसे ढूंढोगे, ए जो है वो 7 माइनस डी था, तो 7 माइनस 2 इज़ 5, या फिर 7 माइनस डी यानी कि 7 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 16, तो 16 और 7 यानी कि 23, ये ए की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगर ए की वैल्यू 5 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आंसर्स होंगे 5, 7, 9। देख लेते हैं कि ये कुछ आंसर्स हैं कि नहीं। बिल्कुल 5, 7, 9 दिए हुए हैं, तो हमारा 4.21 का आंसर ए होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हो। मैं अभी तेज़ी से सारे सवाल करवा रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल मैथ्स के फिर मुझे जो है वो सवालात पर टाइम लगाना होगा। और ये जो लाइव क्लासेस हो रही हैं ये मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो बहुत कम होती है। आज मैं ज़रा ग्रुप पर एक अच्छा सा वॉइस नोट छोड़ूंगा, ठीक है ना। और 3-3 घंटे की जो मैं क्लासेस लगा रहा हूँ, या आप लोगों के लिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक एक सवाल का रिवीजन हो जाए। एक एक टॉपिक, एक एक सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। 4.22 द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 17। तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और उनका जो सम है वो 70 बनता है। एज्यूम कर लो कि पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर होगा ए आर और तीसरा नंबर होगा ए आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम पहली टर्म को, अगर आप टर्म वैल्यू के फॉर्मूले से भी देखो, पहली टर्म को ए एज्यूम कर लो और आर जो है वो कॉमन रेशो एज्यूम कर लो, तो आपके पास ए आर और ए आर स्क्वायर ये तीन टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बनती हैं। बोलते हैं इनका जो सम है इन तीनों नंबर का वो 70 है। तो अगर इनका सम 70 है तो एक चीज़ जो मैं लिख सकता हूँ वो ये लिख सकता हूँ कि भाई प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70। आगे क्या लिखता है इफ द टू एक्सट्रीम्स का मतलब है बिल्कुल पहली और बिल्कुल आखिरी। इफ द टू एक्सट्रीम्स बाई मल्टीप्लाइड बाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई ईच बाई 4। अगर मैं दोनों एक्सट्रीम्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहली एक्सट्रीम यानी कि ए को 4 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 4a, दूसरी एक्सट्रीम यानी कि ए आर स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 AR स्क्वायर, एंड अ ज्योमेट्रिक मीन बाई 5। इफ द टू एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर दोनों एक्सट्रीम्स को 4 से मल्टीप्लाई करूं और ज्योमेट्रिक मीन को 5 से मल्टीप्लाई करूं। सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि आपके पास अगर तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों की ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करनी है, स्टैट्स में वैसे देखोगे तो आप पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरी चीज़ मल्टीप्लाइड बाय तीसरी चीज़, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और जितनी चीज़ें हैं उतना रूट होगा, यानी कि तीन चीज़ें हैं तो √3। बोलते हैं कि अगर दोनों एक्सट्रीम्स को 4 से मल्टीप्लाई करो और इसकी जो ज्योमेट्रिक मीन आती है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे आती है, तीन चीज़ें तो तीनों को मल्टीप्लाई और जितनी चीज़ें हैं उसका रूट। इस ज्योमेट्रिक मीन को 5 से मल्टीप्लाई करो, द प्रोडक्ट्स आर इन एपी, तो ये चीज़ें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। द नंबर्स आर, अच्छा ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। इस ज्योमेट्रिक मीन को हम यूँ भी लिख सकते हैं ए क्यूब और आर इंटू आर स्क्वायर, यानी कि इसको यूँ लिख सकते हैं क्यूब, ए का भी क्यूब है और आर का भी क्यूब है इंटू 5।
फिर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ए आर पूरे पर क्यूब, और ऊपर भी क्यूब है, इंटू 5, यानी कि 5 इंटू ए आर। वो बोलते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये तीनों चीज़ें जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी। अच्छा, अब इसने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि ये जो सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, ये क्लैरिफाई नहीं किया कि ये जो चीज़ आई है ये पहली टर्म होगी, दूसरी होगी या तीसरी होगी। तो क्योंकि हमें पहली टर्म के बारे में मालूम है, हमें तीसरी टर्म के बारे में मालूम है, हम एज्यूम कर लेते कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी टर्म होगी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगी वो होगी 4a 5ar और 4ar²। मैं सवाल को रिपीट करता हूँ। उसने बोला द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। 3 नंबर्स हैं, लेट से ए आर और ए आर स्क्वायर, ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनका सम 70 है। इफ द टू एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड बाई 4, अगर दो एक्सट्रीम्स को बिल्कुल पहला और बिल्कुल आखिरी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ज्योमेट्रिक मीन, और इनके ज्योमेट्रिक मीन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये ज्योमेट्रिक मीन बन गया। द प्रोडक्ट्स आर इन एपी, तो ये चीज़ें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। द नंबर्स आर, आप बताओ कि ये नंबर्स क्या हैं, आप बताओ कि ये कौन से नंबर्स हैं, आप बताओ कि ये नंबर्स क्या हैं जो शुरू में आपने देखे थे। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब हमें ये पता है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है वो बराबर होता है ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। उसने बोला था कि इन तीनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीनों नंबर्स का सम 70 होगा, तो 70 इज इक्वल्स टू ए हमें नहीं मालूम, आर पावर n, तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों का सम है, नंबर ऑफ टर्म्स तीन है ना जिनका सम कर रहे हैं, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। 70 इज इक्वल्स टू ए, फिर आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ गए हो? अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी कर दें, या चलो एक और काम करते हैं। हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सेकेंड टर्म यानी कि 5ar, सेकेंड टर्म यानी कि 5ar माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 4a इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म यानी कि 4ar स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 5ar। ये बात भी हमें समझ में आती है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। दोनों को a से डिवाइड कर दें, दोनों साइड्स को a से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 5r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस 5r। इसके बाद अगर यहाँ पर ज़ीरो हो तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4। फिर दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि इसको आप 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो। फिर आप अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप लगाते हो विच इज़ r इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, और इससे सॉल्व कर कर आर निकाल लो पहले तो। अच्छा, आर अगर निकालते हैं, रूट में क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 9 आया, रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 9 जो है वो 3 बनता है, तो ये बनेगा 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 4।
अच्छा, अब अगर आर की दो वैल्यूज़ होंगी, अगर हो 5+3 8, 8/2, 8/4 2, और अगर 5 - 3 हो तो 2 होता है, 2/4 इज 0.5। आर की दो वैल्यूज़ आ गई, ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो सम वाला फॉर्मूला है इसके थ्रू। इसमें आर को अगर 2 डालूँ मैं, तो 70 इज इक्वल्स टू ए 2 पावर 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। अच्छा, 2 - 1 1 बनेगा, और 2 पावर 3 जो है वो 8 है, 8 - 1 जो है वो 7 है, 70 डिवाइडेड बाई 7 जो है वो 10 आता है। ए इससे 10 आ रहा है, ए इस तरह से 10 आ रहा है। अच्छा, ए अगर 10 आ रहा है, ए अगर 10 आ रहा है, ए अगर 10 आ रहा है, जब आर 2 है तो देखते हैं कि कोई आंसर्स मैच हो रहे हैं। ए आर और ए आर स्क्वायर तीन चीज़ें थी। ए अगर 10 आ रहा है तो ए आर यानी कि 10 × 2 20, और ए आर स्क्वायर यानी कि 10 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 10 40। हाँ, ये मैच हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसका सम कितना है? इसका सम 70 है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? 10 20 40, 10 20 40, तो 10 20 40 ये है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखो, जो ऑप्शंस दिए हुए थे ना, उसमें से सी तो हो, बी तो हो ही नहीं सकता। बी क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि उसका सम 70 नहीं है। ए, सी या डी में से हो सकते थे, लेकिन सी बहरहाल मेरा सही आंसर है। यहाँ तक समझ गए हो भाई बातें? क्लियर है सारी चीज़ें? अगर तुम लोग बोलोगे कि मैं स्लो चलूँ तो मैं स्लो भी चलूँगा, अगर बोलोगे कि फ़ास्ट चलो मैं फ़ास्ट भी चलूँगा। मेरा मकसद ये है कि मैं पूरे कोर्स का रिवीजन करवा दूँ। मेरे कोर्स का मकसद ये है कि मैं पूरे कोर्स का आपको रिवीजन करवा दूँ। मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो, जितने लोग ऑनलाइन हो। और ऑनलाइन ही रहना बेटा 4 बजे तक। 4.23, the sum of all the natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13 is। सारे नंबर्स का सम ढूंढना है जो 500 और 1000 के बीच में आते हैं और 13 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है? तो पहला नंबर हमें सोचना पड़ेगा। पहला कौन सा ऐसा नंबर है, पहला कौन सा ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड हो सकता है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? पहला कौन सा ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड हो सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर मैं अगर मैं नंबर्स देखता हूँ 500 और 1000 के बीच में, अगर मैं नंबर देखता हूँ 500 और 1000 के बीच में, तो 501 13 से डिवाइड होता है क्या? इस सवाल को ज़रा ट्राई करो, इस सवाल को ज़रा ट्राई करो, मुझे 1 मिनट देना। इस सवाल को आप लोग ट्राई करो। मैं एक कॉल पर हूँ, आप लोग जो है 4.23 को ट्राई करो। ठीक है?
अच्छा, अगले 3-4 सवाल करना है यार, मुझे 5 मिनट चाहिए कॉल पर, ठीक है? अच्छा जी, मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। बताओ भाई, पहला नंबर कौन सा है ऐसा जो 500 और 1000 के बीच में आता है और 13 से डिवाइड हो सकता है? पहला ऐसा नंबर कौन सा है जो 500 और 1000 के बीच में आता है और 13 से डिवाइड हो सकता है? 507। और आखिरी नंबर कौन सा है ऐसा जो 500 और 1000 के बीच में आ सकता है, आता है? 988। ठीक है ना? ऐसा सवाल हमने अभी भी किया था, वापस से कर रहे हैं हम। अगर नंबर डिविजिबल बाई 13 है तो 507 होगा, फिर 520 होगा, फिर 533 होगा, फिर 546 होगा, और फिर इसी तरह से 988 होगा। ठीक है। अच्छा, पहला नंबर 507 है, ए हमें पता है। आखिरी नंबर जो है ना वो 988 है, ये भी हमें पता है। अच्छा, कितनी चीज़ें होंगी? एक, दो, तीन, चार, फिर बीच में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो एन क्या होगा ये कैसे ढूंढेंगे? टर्म वैल्यू का फॉर्मूला लगा कर ढूंढ सकते हैं। हमें पता है टर्म वैल्यू एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना? 988 जो भी टर्म की वैल्यू है इज इक्वल्स टू ए है 507 प्लस एन माइनस वन। एन हमें बता देगा कि 988 जो है ना वो आखिर पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है, और डी जो है वो 13। तो एन कितना आता है बताना है यार, जिसने भी कैलकुलेट किया। 988 माइनस 507 डिवाइडेड बाई 13 प्लस वन, यानी कि एन आएगा 38। बिल्कुल सही है, एन 38 आएगा। अब सम का फॉर्मूला लगा लो, सम इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। सही है ना? तो 507 प्लस 988 मल्टीप्लाइड बाई 38 अपॉन टू, 28405। तो ये हो गया हमारा 4.24। ये हमारा हो गया 4.24। ठीक है ना? ये हमारा हो गया 4.24। अच्छा जी, सॉरी 4.23 हो गया। 4.24 करते हैं। 4.24 जो है इसमें लिखा हुआ है इफ यूनिटी इज एडेड। यूनिटी इज एडेड का मतलब ये है कि वन ऐड किया जाए। इफ यूनिटी इज एडेड यानी कि अगर वन ऐड किया जाए, एक मिनट,
if unity is added to the sum of any number of terms of the AP 3579, the resulting sum is dash. अगर यूनिटी ऐड करी जाए, किस में यूनिटी ऐड करी जाए? सम में, किसी के सम में ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है इसमें से आप जो है वो इसके सम में कितनी वैल्यूज के सम में, भाई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, उसमें यूनिटी ऐड करो तो जो रिजल्ट बन रहा है, द रिजल्टिंग सम बन रहा है, वो क्या है? अच्छा जी, अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से पहली टर्म क्या है? ए। अच्छा, सम का एक फॉर्मूला होता है, सम इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अगर पहली टर्म 3 है और इसी का मुझे सम ढूंढना है, तो सम क्या होगा? अगर पहली ही टर्म का सम ढूंढना है, अगर सिर्फ एक टर्म है, यानी कि 1/2 ए प्लस एल, ए भी 3 है, एल भी 3 है, 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। अच्छा, अगर दो टर्म्स का सम ढूंढता हूं, यानी कि 3 और 5 का सम ढूंढता हूं, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सम इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ठीक है ना? नहीं, अच्छा दो टर्म्स है ना, 2 आएगा यहाँ पे, तो 8। अगर मैं पहली तीन टर्म्स का सम लेता हूँ, पहली तीन टर्म्स का सम यानी कि 3 5 7, फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो या ऐसे ही टोटल कर लो, सम इज इक्वल टू एन अपॉन टू, यानी कि अब 3/2 होगा, ए प्लस एल, ए यानी कि पहली टर्म 3, आखिरी टर्म 7, 10 इंटू 3 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। अगर पहली चार टर्म्स का सम लेता हूँ, यानी कि 3 5 7 9, अगर पहली चार टर्म्स का सम लेता हूँ तो सम कितना होगा? 4/2 ए प्लस एल, 3 + 9 इज 12, 12 इंटू 2 24। अब वो ये कहता था कि अगर इन सम्स में आप यूनिटी ऐड करोगे, 3 में यूनिटी ऐड करूं, 3 में एक ऐड करूं कितना? 4, 8 में एक ऐड करूं कितना? 9, 15 में एक ऐड करूं तो कितना? 16, 24 में एक ऐड करूं तो कितना? 25। तो वो बोलता है कि ये जो नंबर्स आएंगे 4, 9, 16, 25, ये नंबर्स जो होंगे वो परफेक्ट क्यूब होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्या होंगे? तो जनाब ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का सर क्या मतलब होता है? देखो, 4 जो है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये कहलाते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है ना? तो बी मेरा पॉसिबल आंसर होगा। अच्छा जी, इसके बाद अगली टर्म पर आते हैं, 4.25, अगले सवाल पर। अ पर्सन हैज टू पे 975, एक बंदे ने 975 पे करने हैं बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी कि माहाना किस्तों में। अ पर्सन हैज टू पे 975, अ पर्सन हैज टू पे 975, एक बंदे ने 975 रुपीज पे करने हैं एक बंदे ने 975 रुपीज पे करने हैं। अ पर्सन हैज टू पे 975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स, माहाना इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं, ईच लेस देन द फॉर्मेट बाई 5। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100। अब मुझे बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट अगर 100 होगी तो दूसरी कितनी होगी? 100 में से 5 कम करो, कितना आता है? 95। फिर 5 कम करो, कितना आता है? 90। फिर 5 कम करो, कितना आता है? 85। फिर 5 कम करो, कितना आता है? 80। फिर 5 कम करो, कितना आता है? 75। फिर 5 कम करो, कितना आता है? 70। है ना? द टाइम बाई विच द इंटायर अमाउंट विल बी पेड, किस टाइम ये पूरा अमाउंट पे हो जाएगा? पूरा अमाउंट यानी कि सम इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम जो है वो 975 आ रहा है,
ठीक है, n अपॉन टू, n हमें ढूंढना है, n अपॉन टू, 2 इंटू ए जो है वो 100 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी जो है वो -5 है। ठीक है, और अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो, 975 इंटू टू, 975 इंटू टू इज 1950 इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 इंटू 100 इज 200, अच्छा प्लस n माइनस वन इंटू -5 है तो -5n, और माइनस माइनस प्लस 5, सही है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1950 इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 205 माइनस 5n, उसके बाद हमारे पास ये बनेगा 1950 इज इक्वल्स टू 205n माइनस 5n स्क्वायर, दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 390 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, मैंने किया क्या है, मैं इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर भी लेकर आ गया हूँ, तो नेगेटिव वाली चीज़ जो है वो पॉजिटिव बन गई और पॉजिटिव वाली चीज़ नेगेटिव बन गई और 5 से डिवाइड भी किया। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना, क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत बार लगा चुके हैं तो इसीलिए मैं नहीं लगा रहा। बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि ये सवाल आगे जाकर कुछ मुश्किल होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर एन की वैल्यू ढूंढ सकते हो या मिड टर्म ब्रेक कर ढूंढ सकते हो। आपके एन के दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा आपका 26 और एक आएगा 15, लेकिन अवेलेबल ऑप्शंस के हिसाब से आप 15 को सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, 4.26 at 10% compound interest per annum, a sum of money accumulated to 9625 in 5 years. The sum invested initially is, अच्छा अब देखो ये सवाल आप कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकते हो। ये सवाल आप लोगों ने अगर फाइनेंशियल मैथ्स का टॉपिक अभी तक पढ़ लिया है, जो कि ऑब्वियसली पढ़ लिया है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते, जो कि चैप्टर 5 और 6 की चीज़ें हैं, तो हम s इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n, ये फॉर्मूला यूज़ करते। एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये जो अमाउंट है ये 10% है। ठीक है, अ सम ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड टू 9625, 9625 पर ये अमाउंट चला गया इन 5 ईयर्स, पी हमें ढूंढना है, एन जो है वो 5 है। तो पी ज़रा मुझे ढूंढ कर बताओ। ये हमने अपने फाइनेंशियल मैथ्स के चैप्टर में, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमने उसमें पढ़ा हुआ है 1.1 की पावर 5 जो है, और फिर 9625 डिवाइडेड बाय आंसर, यानी कि 5976.37। ठीक है, तो 5976 यानी कि ए आंसर होगा। अच्छा, एक तो तरीका ये था, एक तरीका ये था, लेकिन इसको आप जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हो। देखो अगर कोई चीज़ सवाल, कोई सवाल बोले ना कि 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि यार अगर 100 थे तो एक साल बाद 100 प्लस 100 का 10% 110 हो जाएंगे, उसके अगले साल 110 प्लस 110 का 10% यानी कि 121 हो जाएंगे। और ये आपकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। 110 डिवाइडेड बाई 100, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कितना आता है, 1.1। यानी कि अगर कोई ये बोलता है कि 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आर जो होगा ना, आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से आर जो होगा ना वो 1.1 होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से जो आर होगा वो 1.1 होगा। आई रिपीट, या इसको यूं भी कह सकते हो कि यार पहली टर्म ए है, ठीक है ना, बल्कि हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। मैंने ये कह दिया कि भाई अगर एक चीज़ 100 है और वो 10% से इंक्रीज होती है, एक साल बाद 110 हो जाएगी, एक और साल बाद 121 हो जाएगी। अच्छा, ये सवाल वैसे जब आप फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ लोगे तो बड़े अच्छे से आ जाएगा। तो आपका आर जो है ना वो 1.1 बनेगा। अब आर जब आपका 1.1 बन गया, तो इसने आपसे ये पूछा था, इसने आपसे ये पूछा था कि अ सम ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड टू 9625, एक सम ऑफ मनी है वो एक्यूमुलेट होकर 9625 बन जाता है इन 5 ईयर्स, 5 साल बाद वो 9625 बन जाता है सम।
द सम इन्वेस्टेड इनिशियली वॉज, यानी कि ए पूछ रहा, एन जो है वो 5 है, आर जो है वो 1.1 है, और जो सम है ना वो 9625 है। ठीक है, तो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। सम जो है वो 9625 है, 9625 इज इक्वल्स टू ए, आर जो है वो 1.1 है, 1.1 की पावर 5 माइनस वन अपॉन 1.1 माइनस वन। ठीक है, आर पावर n माइनस वन से हमने करा है 1.1। ठीक है, अच्छा इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1.1 में से 1 माइनस किया 0.1, 9625 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ये 962.5 इज इक्वल्स टू ए, और आगे आएगा 1.1 की पावर 5 माइनस वन, यानी कि 0.61051। तो 962.5 डिवाइडेड बाय आंसर, ये 150। A sum of money accumulated to this, the sum invested initially is, इनिशियली जो सम इन्वेस्ट किया था वो मालूम करना ना। कुछ गड़बड़ करी है हमने, ठीक है कुछ गड़बड़ करी है, 1 मिनट रुको मुझे देखने दो। ए आर पावर एन, आर जो है वो 1.1 लिख दिया, पावर 5 लिख दिया, माइनस वन कर दिया। अच्छा 1 मिनट रुको ज़रा, इसको इस तरह से अगर करें, कोई गड़बड़ करी है क्या? 1.1 माइनस वन जो है वो 0.1 बनता है, 9625 इंटू 0.1 962.5 बनता है। ये तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से तो निकाल लिया, लेकिन ये है कि चलो एक काम करते हैं, पहले इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं। पहली जो टर्म होगी वो ए होगी, दूसरी जो टर्म होगी वो ए इंटू आर होगी, तीसरी टर्म जो होगी वो ए आर स्क्वायर होगी, चौथी टर्म ए आर क्यूब होगी, पांचवी टर्म ए आर पावर 4 होगी। ईयर ज़ीरो पर आपने इन्वेस्ट किया है, ईयर ज़ीरो पर आपने इन्वेस्ट किया 5 सालों के लिए किया है। पहली टर्म ए हो गई, दूसरी एक साल बाद ए आर हो गया, एक और साल बाद ए आर स्क्वायर हो गया, एक और साल बाद ए आर क्यूब हो गया, एक और साल बाद चौथे साल ए आर पावर 4 हो गया, एक और साल बाद ए आर पावर 5 हो गया। ठीक है, अच्छा सही है। 9625 जो दिया हुआ है ना, 9625, वो आपको बताया हुआ है कि 5 साल बाद ये अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, यानी कि ए आर पावर 5 की वैल्यू दी हुई है। तो 9625 जो है वो फिफ्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है ना, बिकॉज सम नहीं है, मैंने गलती से सम का फॉर्मूला लगा दिया था। ये तो 5 साल बाद जो ये अमाउंट बन जाता है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो 9625 इज इक्वल्स टू ए, और आर जो है वो 1.1 है, 1.1 की पावर 5। तो ए कितना बनेगा? 9625 को 1.1 की पावर 5 से डिवाइड कर कर देखो, 5976 इससे भी आ रहा है, जिसका मतलब मेरा आंसर ये होगा। सही है, अच्छा भाई और आगे चलते हैं। 4.27 डिवाइड 12.5 इंटू 5 पार्ट्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 12.5 के आप 5 हिस्से कर दो, 12.5 को आप 5 से डिवाइड कर दो, into 5 parts in arithmetic progression such that the first part and the last part are in the ratio of 2:3। और इस तरह से डिवाइड करो कि पहला और आखिरी पार्ट जो है वो 2:3 के रेशियो में हो। चलो जी इसको करते हैं ज़रा।
देखो, अगर जनरल टर्म्स की बात करें तो लेट से पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए प्लस डी है, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी है, चौथी टर्म जो है वो ए प्लस थ्री डी है, पांचवी टर्म जो है वो ए प्लस फोर डी है। पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए प्लस डी है, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी है, चौथी टर्म ए प्लस थ्री डी है और पांचवी टर्म ए प्लस फोर डी है। वो बोलते हैं कि 12.5 को मैंने 5 हिस्सों में बांटा है और इस तरह से बांटा है कि पहली और जो आखिरी टर्म है वो 2:3 के रेशो में है। यानी कि पहली टर्म और ये आखिरी टर्म, यानी कि ए डिवाइडेड बाई ए प्लस फोर डी, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस फोर डी जो है वो 2:3, 2/3 है। ठीक है ना? तो अगर ये 2/3 है, अगर ये 2/3 है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3a इज इक्वल्स टू 2a प्लस 8d। अच्छा, 2a लेफ्ट साइड पर आएगा तो a इज इक्वल्स टू 8d। इसके बाद इन पांचों टर्म्स का जो सम है वो 12.5 है, क्योंकि 12.5 इस तरह से बांटे गए हैं। तो हम लिख सकते हैं सम का फॉर्मूला, यानी कि 12.5 इज इक्वल्स टू n/2, यानी कि 5/2 इंटू 2 प्लस n-1, यानी कि 5-1, यानी कि 4d। अब आप a की जगह 8d सब्सिट्यूट करो, ये बनेगा 12.5, ये बनेगा 2.5। अच्छा, a की जगह आप 8d सब्सिट्यूट करोगे तो ये 16d प्लस 4d। 12.5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और ये आएगा 20d। और जो आपका d होगा, जो आपका d होगा वो होगा 5/20। 5/20 यानी कि 1/4, यानी कि 0.25 d आ गया आपके पास। a जो है वो 8d के बराबर है, तो एज होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 होगा, यानी कि 2 होगा। ठीक है ना? तो जो 5 पार्ट्स हैं उसमें से पहला पार्ट 2 होना चाहिए, यानी कि यही मेरा आंसर होगा ए। क्योंकि 2 आएगा, फिर 2.25 आएगा, फिर 2.5 आएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 0.25 का है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मुझे ज़रा बता दो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? और एक बंदा ज़रा ग्रुप पर भी व्हाट्सएप के मैसेज छोड़ दो कि आखिर के कुछ एपीजीपी के सवाल थोड़े से टिपिकल भी हैं, वो मैं करवा रहा हूँ। और ये है कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, तो मुझे कंफर्म कर दो एक बार चैट बॉक्स में लिख कर, तो मैं 4.28 को स्टार्ट करूँ। 4.28 को स्टार्ट कर दूँ? हाँ भाई, 4.28 को स्टार्ट कर दूँ? अच्छा, 4.28 में बोलता है द पीथ टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जो पीथ टर्म है वो 1/q है, एंड क्यूथ टर्म इज 1/p। द सम ऑफ द पी क्यूथ टर्म इज। पीथ टर्म पांचवी भी हो सकती है पी, छठी भी हो सकती है। ठीक है ना? पीथ टर्म जो है एपी की वो 1/q है, क्यूथ टर्म जो है वो 1/p है, और इनका सम क्या होगा? 4.28 सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है, तो पहले तो मैं तुम लोगों को आराम से कुछ ना कुछ करो, गलत करो सही करो, लेकिन एक मौका देता हूँ कि खुद से कुछ ना कुछ लिखो। मैं एक कॉल पर बात कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, और तुम लोग जो है वो ज़रा इसको ट्राई करो, फिर मैं 4.28 करवाता हूँ।
अच्छा जी, करें सॉल्व इसको। स्टार्ट कर दूं मैं? चलो जी, मैं करता हूँ। देखो, उसने बोला है द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q। अच्छा, टर्म वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है a प्लस n-1 d। ठीक है ना? टर्म वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है a प्लस n-1 d। a जो है वो होती है पहली टर्म। ये बोलते हैं पीथ टर्म जो है ना, पीथ टर्म। पी कौन सी टर्म है पता नहीं, लेकिन पीथ टर्म जो है ना, पीथ टर्म जो है वो बराबर है 1/q के। जो pth टर्म है वो 1/q के बराबर है। यानी कि 1/q, टर्म वैल्यू की जगह 1/q लिखा, टर्म वैल्यू की जगह 1/q लिखा। अच्छा, p 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। टर्म वैल्यू की जगह मैंने 1/q लिखा, इज इक्वल्स टू ए नहीं मालूम हमें, n क्या होगा, p-1 × d। सर p क्यों होगा भाई? n क्या होता है? जो टर्म होती है वो होता है ना, तीसरी टर्म तो 3, चौथी टर्म तो 4, 10वीं टर्म तो 10। यहाँ पे pth टर्म है तो p। तो ये एक चीज हो गई। फिर qth टर्म जो है वो 1/p है, यानी कि 1/p एक टर्म की वैल्यू है। और वो क्या है, a प्लस। अच्छा, n-1d क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा n-1d की जगह q-1 × d। ठीक है ना? अच्छा, क्यू क्या है? क्यू जो है वो हमारे पास 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि जो एन है वो क्यू है, क्योंकि एन क्या होता है, कौन सी टर्म है उसका नंबर होता है। तो ये दूसरी चीज हो गई, ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। सही है ना? अच्छा जी, अब क्या करें सर? अब आप ये कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो कि पहले जो है ना वो आप बना लो। अ, आप जो है इसको, इसमें ए को सब्जेक्ट बना लो। ए को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि ए को राइट साइड पर रहने दो, बाकी सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पे ले आ जाओ, लेकर आ जाओ। तो 1/q माइनस p-1 × d। ठीक है ना? 1/q माइनस और p-1 × d। अच्छा, जो क्यूथ टर्म है इसमें आपने जो है वो, ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, दूसरी वाली चीज़ है, उसमें ए की जगह आप पुट कर दो ये पूरी वैल्यू, या इसको भी पहले यूं लिख लो, ए इज इक्वल्स टू, या चलो सब्सिट्यूट ही कर दो डायरेक्टली, यानी कि 1/p, ए की जगह आप लिख सकते हो 1/q माइनस p-d रूट प्लस q-1 × d। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कि इससे जो ए आया था वो इसमें सब्सिट्यूट कर दिया। मुझे ज़रा चैट बॉक्स में कंफर्म कर देना, ये मुश्किल सवाल है इसीलिए स्लो स्लो भी चल रहा हूँ। दो हमारे पास बातें पता थी, 1 और 2। वन की चीज़ को, 1 से a को 2 में सब्सिट्यूट कर दिया। मुझे ज़रा कंफर्म कर देना कि बात समझ में आ गई यहाँ तक या नहीं। अच्छा, अब राइट साइड पर जो 1/q है, जो राइट साइड पर 1/q है, इसको लेफ्ट साइड पर अगर ले आऊं, या मैं जो है, हाँ चलो इसको अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आऊं, तो 1/p माइनस 1/q
इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मेरे पास है माइनस पी माइनस वन डी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना। हम डी को राइट साइड पर रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें उल्टे हाथ पे ले आएंगे। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये पी क्यू बनेगा, ये बन जाएगा क्यू माइनस पी। और यहाँ पर अगर मैं डी को कॉमन लेता हूँ तो एक जगह पर है माइनस पी माइनस वन और दूसरी जगह पर है क्यू माइनस वन। फिर ये बन जाएगा आपके पास क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू डी माइनस पी माइनस माइनस प्लस वन प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है ना। तो अब ये बन जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू डी, और यहाँ पर आपके पास जो है प्लस वन माइनस वन ख़त्म हो गया, गायब हो गया, ये बच जाता है आपके पास क्यू माइनस पी। अब ये दोनों क्यू माइनस पी अगर कैंसिल हो जाएं, क्यू माइनस पी और क्यू माइनस पी, तो डी जो है, जो डी है ना, वो वन ओवर पी क्यू के बराबर है। डी जो है वो वन ओवर पी क्यू के बराबर है। डी जो है वो वन ओवर पी क्यू के बराबर है। ये अभी तक डी की वैल्यू आई है, डी इन टर्म्स ऑफ पी क्यू। अच्छा सर, फिर ए क्या होगा? देखो ए जो है वो इस चीज के बराबर था, इसमें जो डी की वैल्यू है वन ओवर पी क्यू वो सब्सिट्यूट करोगे तो ए जो है वो बन जाएगा वन ओवर क्यू माइनस, ब्रैकेट में आएगा पी माइनस वन, और डी की जगह हम लिख देंगे वन ओवर पी क्यू। फिर इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां तक बात समझ में आई है? यहां तक बात समझ में आई है तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे चलूं। अच्छा, अब ए पे मजीद वर्किंग करते हैं। ए का एलसीएम लेते हैं, ए का एलसीएम लेंगे तो ए का एलसीएम जो है वो पी क्यू बनेगा, और ये बन जाएगा पी माइनस पी प्लस वन, यानी कि ये भी वन ओवर पी क्यू बनेगा। अब ए भी आ गया और डी भी आ गया और दोनों इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आ गए। अब उसने पूछा था सम ऑफ पी क्यूथ टर्म इज, पी क्यूथ टर्म का जो सम होगा ना वो कितना होगा? अच्छा जी, सम कितना होगा इसके लिए सम का फॉर्मूला, सम कितना होगा इसके लिए सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला जो होता है वो अगर हम अप्लाई करते हैं, इसमें बोला है पी क्यूथ का सम कितना होगा, तो सम इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, एन अपॉन टू यानी कि पी क्यू अपॉन टू, एन अपॉन टू यानी कि पी क्यू अपॉन टू, पी क्यू अपॉन टू क्यू, पी क्यू अपॉन टू इसलिए क्योंकि एन जो है वो पी क्यू है ना। एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू इंटू ए, टू इंटू ए कितना है? ए है वन ओवर पी क्यू, तो टू इंटू ए बन गया टू ओवर पी क्यू प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन क्या है? एन है पी क्यू, तो पी क्यू माइनस वन इंटू डी, डी क्या है? डी है वन ओवर पी क्यू, तो इंटू वन ओवर पी क्यू। ठीक है ना। तो ये आपने सम का फॉर्मूला अप्लाई करा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पी क्यूथ टर्म का सम पूछ रहा था तो एन की जगह पी क्यू लिखा, फिर आता है ब्रैकेट में टू ए, तो टू ए की जगह ए जो है वो वन ओवर पी क्यू के बराबर था वो लिखा, प्लस एन माइनस वन यानी कि पी क्यू माइनस वन इंटू डी, डी जो है वो भी वन ओवर पी क्यू था तो डी की जगह वन ओवर पी क्यू लिखा। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई।
इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो 1/2 बाहर रहने देते हैं, और ये जो बाहर वाला पी क्यू है ये अंदर वाली टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/पी क्यू, पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगा। और साथ में यहाँ पर भी पी क्यू माइनस वन इंटू 1/पी क्यू है, 1/पी क्यू और पी क्यू कैंसिल होगा तो सिर्फ और सिर्फ पी क्यू -1 रह जाएगा। फर्दर 2 - 1 जो है वो हो जाएगा पी क्यू +1 और बाहर 1/2, यानी कि 1/2 PQ +1 मेरा आंसर होगा, ये आंसर होगा। मुश्किल सवाल है, रिकॉर्डिंग में दोबारा से ज़रा देखना। मुश्किल सवाल है, रिकॉर्डिंग में दोबारा से ज़रा देखना इसको, ठीक है ना। मुश्किल सवाल है, रिकॉर्डिंग में दोबारा से इसको देखना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। 4.29। पेपर में टाइम नहीं होगा इतना, तो तभी तो बच्चे फेल होते हैं, वरना मैथ्स मुश्किल थोड़ी है। तुमने अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई, अभी कैफ 1 भी पढ़ रहे हो, एएफसी भी पढ़ रहे हो। तुम अगर ये पूछ रहे हो कि पेपर में इतना टाइम होगा सॉल्व करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि नहीं होगा, तभी तुम्हारा पेपर छूटेगा, तभी तुम फेल हो गए। क्यों, सही बात है ना, मतलब किसी ने तो फेल होना है ना। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि जो सवाल जो है वो 30-30 सेकेंड में होने वाले हैं वो जल्दी जल्दी निपटाओ, और ये जो सवाल 5-5 मिनट 4-4 मिनट में होने वाले हैं उसके लिए 5-5 4-4 मिनट तुम्हारे पास मौजूद हों। ठीक है, यही तरीका होता है। 70 में से कुछ सवाल कम टाइम वाले होंगे, कुछ ज़्यादा वाले होंगे। अच्छा, 4.29, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की लीस्ट वैल्यू यानी कम से कम वैल्यू, फॉर विच द सम ऑफ एन टर्म्स, जिसके लिए एन टर्म्स का जो सम है ऑफ द सीरीज इज ग्रेटर देन 7000। ठीक है, अब यहाँ पर पहली टर्म जो है वो 1 है, यानी कि ए जो है वो मेरा 1 हो जाएगा। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर अगली टर्म जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। 1 × 3 इज 3, 3 × 3 इज 3^2। वो बोलते हैं एन की लीस्ट वैल्यू बताओ, एन की कम से कम वैल्यू बताओ जिसके लिए इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम जो है वो 7000 से ज़्यादा हो। सम का फॉर्मूला होता है a r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1। सम 7000 से ज़्यादा हो, a r⁻n−1 अपॉन r−1 इज ग्रेटर देन 7000। ठीक है ना, a यानी कि 1, r यानी कि 3, तो 3^n−1 अपॉन 3−1 इज ग्रेटर देन 7000। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अच्छा, 3−1 क्या होता है? 2, 2 राइट साइड पर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 14000। यहाँ पर आपके पास 3^n−1 आएगा। अच्छा, 3^n फिर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 14001। फिर आपको लॉग का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, लॉग के चैप्टर के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो log ऑफ 3^n इज ग्रेटर देन log ऑफ 14001। ठीक है, तो n जो है वो फाइनली आ जाएगा log ऑफ 14001 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3। बताना ज़रा n कितना आता है? n जो है वो ग्रेटर देन 8.69 है। n जो है वो ग्रेटर देन 8.69 है, यानी कि n जो है ना वो 9 होगा। n 9 क्यों होगा? क्योंकि इसने n की मिनिमम वैल्यू पूछी थी कि जिस पे सम जो है वो 7000 से ज़्यादा हो, और n जो है ना वो होल नंबर्स में इसलिए होता है क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अगर तुम इसको चेक करना चाहते हो, अगर तुम इसको चेक करना चाहते हो, तुम अगर 8 टर्म्स का सम लोगे, तुम अगर a r⁻n−1 अपॉन r−1 कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर जो है ना वो 7000 से कम आएगा। लेकिन अगर तुम a r⁻n−1 अपॉन r−1 कैलकुलेट करोगे जिसमें n जो है वो 9 लिखो, तो इसका आंसर 7000 से
ज़्यादा आएगा। ठीक है भाई, 4.29 हो गया। ये सवाल पेपर के लिए इम्पोर्टेंट समझो। फिर बोलते हैं इफ द सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इन अ जीपी इज 2, इन्फिनिट टर्म्स इन अ जीपी इज 2, सम जो है वो 2 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 4/3, द सीरीज इज। अच्छा, अब कुछ ऐसे सवाल हैं, इनकी इक्वेशंस मैं बना देता हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे सवाल जो है वो करवा दिए। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनकी मैं इक्वेशंस बना देता हूँ। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है क्या? a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो बोलते हैं इफ द सम टू इन्फिनिटी, if the sum of infinite terms in a GP is 2, यानी कि a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r जो है वो 2 के बराबर है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और इन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो 4/3 है, द सीरीज इज। तो सीरीज क्या होगी? एक बात तो ये समझ में आ गई, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज होती है वो होती है a, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर पावर 4। तो इनके स्क्वायर्स क्या होंगे? ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ए आर का स्क्वायर क्या होगा? ए आर होल स्क्वायर होगा। उसके बाद ए आर पावर 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर आर की पावर 4 होगा। वो बोलते हैं कि इनका जो सम होगा ना, इनका जो सम होगा ना वो 4/3 होगा। अब अगर इनके सम की बात करें तो इनकी पहली टर्म है ए स्क्वायर, और कॉमन रेशियो कैसे आता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि ए स्क्वायर कैंसिल होगा, आर पावर 2। यानी कि अगेन सम का फॉर्मूला लगाऊं तो सम यानी कि 4/3 इज इक्वल्स टू ए, यानी कि पहली टर्म, अपॉन 1 माइनस आर। इस केस में आर जो है ना वो आर स्क्वायर है। इस केस में पहली टर्म जो है वो ए स्क्वायर है, और जो आर है वो कॉमन रेशियो जो है वो आर स्क्वायर है। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन जाती है, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन जाती है। इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सॉल्व कर कर आंसर निकाल लो। ठीक है ना? एक सवाल आपके ज़िम्मे देता हूँ, मैं वापस से समझा देता हूँ। देखो, नॉर्मल सम जो है वो 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से बोले इन सब का अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये चीज़ें बन जाएंगी। इनका सम जो है ना वो 4/3 है। इस केस में a यानी कि पहली टर्म a स्क्वायर हो गई। मैंने वापस से सम का ही फॉर्मूला लगाया जो कि a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर है, लेकिन यहाँ पर a या पहली टर्म जो है वो a स्क्वायर हो गई है, और r जो है वो r स्क्वायर हो गया। इससे इसको फिर a को सब्जेक्ट बनाना, a जो है वो 2 - 2r के बराबर होगा। फिर इसमें इसको a की जगह सब्स्टिट्यूट करना, फिर सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर 4.31। द इन्फिनिट जीपी विद फर्स्ट टर्म 1/4 एंड सम 1/3 इज। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका सम और जिसकी पहली टर्म पता है, आपको उस सीरीज का बताना है। सम का जो फॉर्मूला होता है, सम टू इन्फिनिटी इज a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। सम जो है वो 1/3 है, a जो है ना वो 1/4 है, r जो है ना वो 1 माइनस आर है। ठीक है ना? इससे r निकालोगे। अच्छा, 1 माइनस आर लेफ्ट साइड पर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और 3 राइट साइड पर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3/4। r जो होगा वो माइनस आर जो जगह आएगा वो होगा 3/4 - 1, यानी कि माइनस आर जो होगा ना वो -1/4 होगा, और आर जो है ना वो 0.25 होगा। ठीक है ना? आर जो है वो 0.25 होगा। अच्छा, आर 0.25 है, ए जो है वो पहली टर्म 1/4 है, पहली टर्म 1/4 है। दूसरी टर्म क्या होगी? ए इंटू आर, यानी कि 1/4 इंटू 0.25, यानी कि 1/, क्या हो जाएगी, 1/,
पहली टर्म जो है वो ए है यानी कि 1/4 है, दूसरी टर्म 1/4 कितना बनता है 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.25 1/16, दूसरी टर्म 1/16 होगी, तो ये हमारा ए आंसर होगा। फिर 4.32 है द नंबर्स एक्स वाई एक्स कॉमा 8 कॉमा वाई आर इन जी पी एंड द नंबर्स एक्स कॉमा वाई माइनस 8 आर इन ए पी द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका भी मैं इक्वेशन बना देता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फिर इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, ठीक है ना। थोड़े से काम आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा भाई 4.33 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है। तो इस सीक्वेंस की अगर बात करें तो पहले तो ये देखेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर और थर्ड माइनस सेकंड टर्म का आंसर सेम आएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 1/64 डिवाइडेड बाय 1/128 और थर्ड टर्म यानी कि 1/32 डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म यानी कि 1/64, ये भी 2 आता है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। वो बोलता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स है, और ये आखिरी जा रहा है 64 पर। तो टर्म वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। टर्म वैल्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बराबर होती है ए आर पावर n माइनस 1 यानी कि 64 इज इक्वल्स टू ए यानी कि 1/128 इंटू आर यानी कि 2 पावर n माइनस 1। अच्छा, इसमें अगेन सॉल्व करने के लिए लॉग लगेगा। लॉग अगर आप लोगों ने सीखा नहीं है तो पहले लॉग की प्रॉपर्टीज़ वाले लेक्चर को देखना पड़ेगा, n ढूंढना, ठीक है ना। दूसरा काम ये कर सकते हो कि इस इक्वेशन पर आ गए हो ना, तो एक एक कर कर 13 14 15 16 n की जगह लिखो और देखो कि राइट हैंड साइड कब 64 बनती है। जब तुम n 14 पुट इन करोगे, 14 इसका आंसर है, जब तुम n यहाँ पर 14 लिखोगे ना तो ये 64 बनेगा यानी कि 14 आंसर होगा। 4.34 एन ऑडिटोरियम हैज 20 सीट्स इन द फ्रंट रो। पहली रो में 20 सीट्स हैं, दूसरी रो में 25 सीट्स हैं, तीसरी रो में जो है वो 30 सीट्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ए जो है वो 20 है और डी जो है वो 5 है एंड सो ऑन फॉर 13 रोज। ऐसा 13 रोज तक चलता है। नंबर ऑफ सीट्स इन द 13th रो आर, 13वीं रो में कितनी सीट्स होंगी। तो 13वीं रो की सीट्स कैसे बताएंगे, 13वीं रो की सीट्स बताने के लिए 13वीं रो की सीट्स बताने के टर्म वैल्यू 13 इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो टर्म वैल्यू 13 कैसे आएगी, 20 प्लस ये 13 में से एक 12, 12 5 60, 80 आ जाएगा। 4.34 का आंसर बी होगा। 4.35 पर आते हैं। सम ऑफ द सीरीज टू इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी ढूंढना है। ए जो है वो 1 है, आर जो है वो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 1/3 है। सम का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो 1 माइनस 1/3 2/3 होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2/3 3/2 हो जाता है मेरे ख्याल में। 3/2 आंसर आ रहा होगा डी। आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। द सम ऑफ द इनफिनिट सीरीज इज, पहली टर्म ए है, ए जो है वो 2 है, आर जो है वो होगा सेकेंड टर्म यानी कि √2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 2। तो आर जो आपका बनेगा, √2/2। खैर इसको √2/2 ही रहने देते हैं। तो सम होगा ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। √2/2 जो है √2/2 1 माइनस आर और 2 डिवाइडेड बाई आंसर, ये 4 प्लस 2 √2 डी बनेगा 4.36। सही है भाई। अब चैप्टर नंबर 5 6 शुरू करते हैं। ये डन हो गया, ठीक है, ये डन हो गया। कोई मसला इसमें, सही है भाई। पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया।